हाय गाइस, मैं शोभा फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, आज अपना टॉपिक रहेगा तटीय स्थलाकृति। यानी जो स्थलाकृति किसी तटीय मैदान में विकसित होती है उनको कहा जाता है तटीय स्थलाकृति। यानी कोस्टल लैंडफॉर्म्स होती हैं जो कितने प्रकार की होती हैं, क्या क्या उनमें कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती है, वो आज अपन चर्चा करेंगे। तो गाइस, वीडियो लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक आ जाएगी। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि जितना आप पढ़ोगे उतना बेटर रहेगा एंड आपके फ्यूचर में काम आएगा। तो आज अपन देखते हैं कोस्टल लैंडफॉर्म्स, तटीय स्थलाकृति होती क्या है। आप इसमें देख सकते हैं कि तटीय स्थलाकृति, ये कोई समुद्र का तट है, यहाँ पर ये स्थलाकृति जिसमें आती हैं जैसे गोकुर झील है ना, लेगून, ये इनमें ऐड होती हैं तटीय स्थलाकृतियों में। तो देखते हैं क्या है इसमें। क्या होती है, दो प्रकार की स्थलाकृति आती है। एक तो अपरदनात्मक आती हैं और एक निक्षेपणात्मक आती है। अपरदनात्मक क्या होते हैं कि जिनके कटाव के कारण, यानी जो विभिन्न प्रक्रियाओं के कटाव के कारण जो स्थलाकृति बनती है उसको क्या कहा जाता है, अपरदनात्मक। और जिसके जमाव के कारण, यानी जो कंक्रीट, पत्थर आदि हैं, बालू है, उनके जमाव के कारण जो स्थलाकृति बनती है उसको क्या कहा जाता है, निक्षेपणात्मक स्थलाकृति उसको कहा जाता है। तटीय प्रदेशों में समुद्री तरंग ही स्थलाकृति निर्माणक होती है। जो तटीय स्थल होते हैं, जैसे ये कोई समुद्र है, यहाँ पर तरंगें उड़ती हैं, लहरें उड़ती हैं और यहाँ से जाके तट से टकराती हैं और टकरा कर फिर यहाँ की जो बालू है या फिर कोई पत्थर है उसको काट कर अपने साथ ले जाती हैं और वहाँ पर विभिन्न प्रक्रियाओं से लंबे समय तक अगर यही लहरें वहाँ जाकर टकराती रहेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा वो हिस्सा कटकर पानी में गिर जाता है और वहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की स्थलाकृति बन जाती है। समुद्री तरंग का कारण जल सतह पर संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा होती है जो ऊपर जल को गति ला देती है। जो स्थल यानी सतही जल है उस पर गति लाने से क्या होती है, तरंगों का निर्माण होता है और तट से टकराकर अपरदन का कार्य करती है। सामान्यतः तटवर्ती क्षेत्रों के ऊपरी भाग में अपरदनात्मक स्थलाकृतियों और निम्न भागों में निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का विकास होता है। यानी जो अपरदनात्मक स्थलाकृति होते हैं वो ऊपरी भाग में होते हैं और निक्षेपणात्मक निचले भाग में होती है। मैं आपको एक छोटे से डायग्राम से समझा देती हूँ। ये कोई पर्वत है, यहाँ पर हवा चलेगी, ठीक है, यहाँ से पानी बहेगा, यहाँ से ताप लगेगा, इधर से दाब लग रहा है, तो यहाँ पर जो अपरदन होगा तो ये ऊपरी चोटी है वहाँ से होगा। लेकिन जो कंक्रीट, पत्थर है, वायु, हवा या फिर अपन देख सकते हैं जल के साथ जो बहकर नीचे आएंगे, यहाँ पर इसका निम्न बहाव होने के कारण यहाँ पर ये जमा हो जाते हैं। तो कटाव ऊपरी सतह पर निम्न भाग पर जाके जमा हो जाते हैं, तो वो निक्षेपणात्मक स्थलाकृति होती है। आज का अपना मोटिवेशन होता है, इतना तो हवा का झोंका भी नहीं देखा जितना लोगों का धोखा देख लिया कि जो स्टूडेंट्स आज अपनी पढ़ाई को छोड़कर जो विभिन्न क्रियाओं में लगे हैं उनके लिए कह देना चाहती हूँ कि कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। इस चीज़ से लास्ट में जाकर आपको धोखा खाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल पढ़ोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इतना तो हवा का झोंका भी नहीं देखा जितना लोगों का धोखा देख लिया। यानी इसका एक तरह से अपन देख सकते हैं कि एक एक्सपीरियंसमेंट होता है ये चीज़, जिन्होंने मोटिवेशन लाइन लिखी होती है। तो फ्रेंड्स, छोड़े सब चक्कर, लगिए। अब स्थलाकृति कितने प्रकार की होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। स्थलाकृति दो प्रकार की होती है, अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक। पहली आ रही है अपरदनात्मक। तटवर्ती प्रदेशों में समुद्री तरंगों की अपरदनात्मक क्रिया 5 तथ्यों पर निर्भर करती है। अपरदनात्मक कितने, 5 तथ्यों पर। तरंगों की लंबाई और गति पर, जितनी तरंगें लंबी होंगी और जितनी स्पीड से आएंगी वो उतना ही अपरदन अधिक करेंगी। तटीय स्थल का समुद्री जल, अगर समुद्री जल मीठा होगा तो कटाव थोड़ा कम होगा, लेकिन अगर समुद्री जल लवणीय होता है, खारा होता है, तो वो कटाव बहुत जल्दी करता है। तटीय स्थल खंड की ऊंचाई, तटीय स्थल खंड अगर ऊंचा होगा तो निम्न भाग में कटाव कम होगा और ऊपरी भाग में कटाव
अधिक होता है। तटीय क्षेत्रों की संरचना, कौन सी संरचना, बालू निर्मित है, पत्थर निर्मित है, चूना पत्थर निर्मित है, कौन सी संरचना होती है। और समुद्री जल की गहराई, जितनी समुद्री जल की गहराई होगी उतनी तरंगों की थोड़ी लंबाई बढ़ती जाएगी। अब देखते हैं स्थलाकृति कौन कौन सी हैं। इन 5 कारकों की अंतर क्रिया से स्थलाकृति विकास प्रभावित होता है। पुनः स्थलाकृति का विकास अपर्दन की प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है और समुद्री तरंगों द्वारा कई प्रकार की अपर्दन प्रक्रियाएं होती हैं, जो कौन कौन सी हैं, जो निम्नलिखित है। संक्षारण, अपघर्षण, सन्निघर्षण, घुलन क्रिया, जल गति क्रिया और जल दाब की क्रिया। संक्षारण क्या होता है? संक्षारण का मतलब होता है कि जो अपने अंदर किसी तत्व को अपनी ओर खींच लेता है या उसका क्षरण कर लेता है, वो होता है। अपघर्षण क्या होता है? दो चीज़ों के बीच में जब घर्षण होता है, आपस में घिसाव की वजह से जो घर्षण होता है उसको कहा जाता है अपघर्षण। सन्निघर्षण, सन्निघर्षण का मतलब विपरीत दिशा में। घुलन क्रिया, किसी चीज़ में विलय, या जैसे जल में नमक का घुलना, जल में मिट्टी का घुलना, ये होता है। जल गति क्रिया और जल दाब की क्रिया इसमें होती है, जो क्या करता है, ये अपर्दन कार्य की प्रक्रिया होती है। अपर्दन जो क्रियाएं होती है इनके द्वारा निर्मित होती है। आगे आ रहा है अपना, अतः इन 6 अपर्दनात्मक क्रियाओं के द्वारा विभिन्न अपर्दित स्थलाकृति का निर्माण होता है, जो कौन कौन सी है, जो निम्नलिखित है। समुद्री क्लिफ, समुद्री क्लिफ एक प्रकार की अपर्दनात्मक स्थलाकृति है। बहुत बार ऑप्शन में दे देता है अपर्दनात्मक स्थलाकृति कौन सी है। अपर्दनात्मक स्थलाकृति है समुद्री क्लिफ, और 3 ऑप्शन और कुछ दे देगा, तो आपको वहां से छांटना होता है कि अपर्दनात्मक स्थलाकृति है कौन सी। समुद्री क्लिफ है, मेहराब है, स्टेक है। मुझे इतना तो कॉन्फिडेंस है कि आपने ये नाम पहली बार सुने हैं। तो आप बहुत बार एग्जाम से में पूछा जाता है, जबकि अपने माइंड से बाहर होता है कि अपन ने तो ये कभी पढ़ा ही नहीं। तो ये इसी के अंदर से होता है। वो पढ़ाने का तरीका और मटेरियल थोड़ा डिपेंड करता है कि अपन कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। समुद्री क्लिफ होती है अपर्दनात्मक। तरंग घर्षित नदी होती है। तटीय कंदरा, यानी कंदराएं होती हैं, जो कंदराएं गुफा के समान होती है, जो अंदर कटाव करती करती बन जाती है। मेहराब होता है, स्टेक होता है। ये कौन कौन सी हो गई? अपर्दनात्मक, समुद्री क्लिफ, तरंग घोषित नदी, तटीय कंदरा, मेहराब और स्टेक, ये अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां होती हैं। समुद्री क्लिफ, अब देखते हैं समुद्री क्लिफ कैसी क्या होती है। आप डायग्राम देख सकते हैं। और समुद्री क्लिफ तीव्र ढाल की तटीय स्थलाकृति है। तीव्र ढाल होता है इसमें, कौन सा होता है? तीव्र ढाल। जैसे ये हो गया तीव्र ढाल। अब मंद ढाल देखते हैं, तो मंद ढाल ये होता है जहाँ पर गति बहुत धीरे होती है या फिर गति सबसे ज़्यादा होती है, वो तो होता है तीव्र ढाल। जैसे ये कोई पर्वत है तो ये इसका तीव्र ढाल हो गया। लेकिन अगर अपने को देखा जाए ये कोई पर्वत है तो इसका ये मंद ढाल होता है। इसका विकास सामान्यतः वैसे तटीय प्रदेश में होता है जिसका निर्माण भ्रंश रेखा से हुआ है, लेकिन अन्य तटीय प्रदेशों में भी ये विकसित होते हैं। समुद्री तरंगे तीव्र ढाल के तटीय क्षेत्र में निम्न भाग में तेजी से अपर्दन का कार्य करती हैं। इससे ऊपरी भाग असंतुलित हो जाता है और वह नीचे की तरफ गिर जाता है। इसी तीव्र ढाल को क्या होते हैं? समुद्री क्लिफ। जैसे आप डायग्राम देख सकते हैं, ये कोई पर्वत है, ठीक है। यहाँ से जो वेव्स हैं, ये जो तरंगे हैं, यहाँ से टकराती हैं और टकराती टकराती अंदर तक इसमें काट कर अपने साथ ले जाती हैं। जब इसके नीचे कोई आधार नहीं रहेगा तो ये जो पार्ट है नीचे गिर जाएगा और वापस ये कौन सा तीव्र ढाल बन जाएगा। जैसे ये कट गया, यहाँ से ये हट गया, ठीक है। यहाँ से कोई नदी आएगी, ये तीव्र ढाल होता है इसका। ये तीव्र सीधा एकदम तीव्र ढाल हो गया। इसको क्या कहा जाता है? समुद्री क्लिफ इसको कहा जाता है। समुद्री क्लिफ में पीछे हटने की प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? पीछे हटने की प्रवृत्ति होती है। जैसे ये आगे नहीं बढ़ता। जैसे ये कोई समुद्री क्लिफ है, ठीक है। यहाँ से अगर कटाव होता है, यहाँ से कटाव होता है तो ये यहाँ से गिर जाता है, ढह जाता है और फिर यहाँ से फिर वापस तरंगे कटाव करते करते यहाँ तक पहुँच जाता है। तो ये कहते हैं पीछे हटने की, यानी समुद्र से पीछे हट रहा है। तो ये पीछे हटने की प्रवृत्ति किस में होती है? समुद्री क्लिफ में होती है।
पीछे हटने की प्रवृत्ति की तुलना जलप्रपात से की जा सकती है। क्लिफ के पीछे हटने से जिस निम्न स्थल का विकास होता है उसे तरंग घर्षित वेदी कहते हैं। 2 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जिस स्थल का विकास होता है किससे, समुद्री, इसका जो विकास होता है समुद्री क्लिफ से, उसको क्या कहा जाता है, तरंग घर्षित वेदी कहा जाता है। तो आपके तरंग घर्षित वेदी हो गया और समुद्री क्लिफ कंप्लीट हो चुका है। अब समुद्री कंदरा आती है। मेहराब और स्टेक का विकास एक ही भौगोलिक परिस्थिति में होता है। समुद्री कंदरा और मेहराब और स्टेक का विकास सिर्फ एक ही भौगोलिक स्थिति में होता है, जो आप यहाँ से देख सकते हैं कैसी कंदरा है, कैसे कटाव होता है और कैसे ये बनती है। लेकिन यह क्रमिक होता है। समुद्री तरंगों का प्रभाव जब शीर्ष स्थल की 2 दिशाओं में होता है तो 2 तरफ से खरोच होती है और गुफानुमा स्थलाकृति का विकास होता है। जैसे 2 इधर से भी उसका टक्कर लग रही है, इधर से भी लग रही है, तो दोनों साइड से इसका विकास कटकर ये एक गुफानुमी आकार बना लेती है। कुछ समय के पश्चात गुफाएं एक दूसरे से मिल जाती हैं और शीर्ष स्थल के नीचे समुद्री तरंग आर पार गुजरने लगती है। उच्च ज्वार के समय समुद्री तरंगों द्वारा अपरदन होता है। इस प्रक्रिया में छिद्र का फैलाव होता है और अंत में मेहराब की आकृति का विकास हो जाता है। मेहराब आप देख सकते हैं बड़ा क्षेत्र होता है, ऐसा कुछ क्षेत्र होता है, जबकि कंदराएं क्या होती हैं, ऐसे गोल टाइप में कुछ होती हैं जो आसपास आर पार जिससे बाहर निकला जा सकता है। पुनः लगातार अपरदन प्रक्रिया के कारण मेहराब का ऊपरी भाग असंतुलित होकर टूट जाता है और शीर्ष स्थल का अग्रभाग मुख्य भूमि से अलग हो जाता है और द्वीप बन जाता है। ऐसे द्वीप को क्या कहा जाता है, स्टेक कहा जाता है। ऐसी स्थलाकृतियों को दिए गए चित्रों में समझा जा सकता है। जैसे ये कोई कंदरा है, ठीक है, ये कोई कंदरा थी, फिर ये मेहराब बना और फिर उच्च ज्वार के कारण ये ऊपरी भाग इसका टूट जाता है। टूटने की वजह से ये खंबे नुमा आकार, जिसको अपन द्वीप कह सकते हैं, ये रह जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, ज्योग्राफी की भाषा में इसको स्टेक कहा जाता है। आगे आ रहा है निक्षेपणात्मक स्थलाकृति अपनी हो गई, अपरदनात्मक स्थलाकृति कंप्लीट हो चुकी। मेहराब, स्टेक, तरंग घर्षित वेदी, कंदराएं, ये अपना अपरदनात्मक स्थलाकृति होगी। अब आ रही है निक्षेपणाते हैं जमाव के कारण। तो इसमें क्या करते हैं, इनको कितने भागों में विभाजित करते हैं, इनको 3 भागों में विभाजित किया जाता है, पुलिन, बालूरोधिका और स्पीट। पुलिन, बालूरोधिका और स्पीट नाम याद रखना, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। अब आ रही है समुद्री पुलिन। समुद्री पुलिन तटवर्ती प्रदेशों में बालू का मैदान है। समुद्री पुलिन क्या होती है, जो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बालू का मैदान, जिसको अपन डेल्टा कहते हैं, उस टाइप का होता है। लौटती तरंगों की परिवहन क्षमता में ह्रास आ जाने से अपरदित पदार्थ अर्थात बालू का निक्षेप वृद्ध क्षेत्रों में होता है। यहाँ से कोई तरंग जा रही है, स्पीड में है, लेकिन जब ये यहाँ से टकरा कर वापस आएगी तो इसकी क्या हो जाएगी, गति मंद हो जाती है और जो इसके साथ जो कंक्रीट, पत्थर, बालू के जो कण हैं वो यहीं पर जमा हो जाते हैं और ये एक बड़े विस्तृत क्षेत्र का निर्माण करते हैं। ऐसे निक्षेपणात्मक जो मैदान होते हैं उसको क्या कहा जाता है, पुलिन इसको कहा जाता है। और सुंदर एवं यह इसका सुंदर उदाहरण कहाँ पर है, केरल के कोवलम में। केरल के कोवलम में देखा जा सकता है किसका, पुलिन का निर्माण। तो पुलिन कहाँ है, केरल के कोवलम में है, यानी जहाँ पर तरंगे अत्यधिक गति से जाती हैं और टकराकर जब वापस घूमती हैं तो उनकी गति में क्या आती है, कमी आती है और अपने साथ ले गए मलबे, कूड़े करकट, बालू के जो कण हैं जहाँ पर निक्षेप करती हैं, जहाँ पर जमा करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, पुलिन। आगे आ रहा है समुद्री पुलिन के ऊपर भाग में कंकर पत्थर का निक्षेप होता है, इसे शिंगल कहते हैं। किसे कहते हैं, सिंगल की जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग में किसका निर्माण होता है, कंक्रीट पत्थर का जो जमाव होता है उसको सिंगल कहते हैं। मध्य और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में समुद्री पुलिन के बदले सिंगल का ही विकास होता है। उच्च अक्षांशीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर किनका, समुद्री पुलिन के बदले किसका निर्माण होता है, सिंगल का ही विकास होता है, क्योंकि तटवर्ती प्रदेशों में गोलाश्म मृत्तिका की प्रधानता होती है। गोलाश्म मृत्तिका क्या होती है, जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत पठार हैं उनके जो अपरदन की वजह से वहाँ पर किसका, सिंगल का विकास होता है, क्योंकि बालू इतनी नहीं बन पाती। बालूरोधिका तट के समानांतर तटबंध की आकृति की स्थलाकृति है। बालूरोधिका और तटीय पुलिन के मध्य एक लैगून का निर्माण होता है। लैगून का जल और समुद्र का जल उच्च ज्वार के समय एक दूसरे से मिल जाते हैं। अब ये लैगून क्या होती है कि
जो तट है उसके समानांतर इसका विकास होता है, तट के समानांतर इसका विकास होता है और ये एक बालू से निक्षेप होते हैं। जैसे यहाँ पर कोई समुद्र है, यहाँ तट है, यहाँ पर इसका निक्षेप होते होते यहाँ पर इसका निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर जल भराव होता है, यहाँ पर भी जल भराव होता है, लेकिन उच्च ज्वार के कारण जब ज्वार भाटा आता है या अपन इसको बोल सकते हैं ज्वार आता है, जो चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जब जल को अपनी ओर खींचते हैं तो ज्वार निर्माण होता है और ज्वार की वजह से इन दोनों का पानी एक साथ मिल जाता है। सामान्य बालू रोधिका के अलावा अन्य 3 प्रकार की बालू रोधिकाएं और होती हैं, संयोजन रोधिका, टम्बोसे और सूप रोधिका। इनको इतना नहीं जाना जाता, मुख्य तौर पर सिर्फ बालू रोधिका को जाना जाता है। तो एक बार पढ़ लेना, बालू रोधिका प्लस उसके साथ संयोजन रोधिका भी होती है, टम्बोसो भी होती है और सूप रोधिका भी होती है। संयोजन रोधिका कौन सी होती है? जो 2 शीर्ष भूमियों को जोड़ती है, 2 शीर्ष भूमियों को जोड़ती है, वो होती है संयोजन रोधिका। मुख्य तट के किनारे लैगून का निर्माण करती है। ये संयोजन रोधिका मुख्य तट के किनारे जो है उसका निर्माण करती है। टम्बोलो वह रोधिका है जो किसी द्वीप को मुख्य स्थल खंड से जोड़ती है, ये देख सकते हैं आप, टम्बोसो। जबकि लूप रोधिका का विकास द्वीपों के चारों ओर होता है और अर्धचंद्राकार अथवा गोखुर की आकृति का भी हो सकता है। ये टम्बोसो क्या है? 2 स्थल खंडों को जोड़ती है, देख सकते हैं आप बीच में, ये टम्बोसो है। एक प्रकार की बालू रोधिका है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि एक किनारा तट से जुड़ा हो और दूसरा किनारा समुद्र से प्रक्षेपित हो। यह भी 3 प्रकार की होती है। कौन सी? यह भी 3 प्रकार की होती है बालू रोधिका। सामान्य, शिफ्ट, हुक और मिश्रित। सामान्य, शिफ्ट, हुक और मिश्रित होती है। हुक स्पिट वह है जिसका समुद्र की तरफ प्रक्षेपित होने वाला भाग हुक की भांति मुड़ा हुआ, और मिश्रित स्पिट वह है जिसमें एक से अधिक हुक की आकृति और स्पिट पाए जाते हैं। इन तीनों आकृतियों को दिए गए चित्र से देखा जा सकता है, आप देख सकते हैं इसको। टेम्बो है, बे है, लैगून है ना, ये इनमें होता है। अतः ऊपर वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि तटवर्ती प्रदेशों में अपरदन और निक्षेपण की क्रिया से अनेक विशिष्ट स्थलाकृतियों का विकास होता है, जहां पर पर्यटन की दृष्टि से देख लो, मत्स्य पालन की दृष्टि से देख लो, कृषि की दृष्टि से देख लो, बहुत ही अपने को वहां से सपोर्ट मिलता है और बहुत कुछ जैव विविधता का विकास वहां पर पाया जाता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग द वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ, नए एक इम्पोर्टेंट मटेरियल के साथ, जो आपको आपके एग्ज़ाम में सफलता दिलाने के लिए आपको बहुत ही बेहतर रास्ता दिखाएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक आ जाए। और फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा।